नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 10 अच्छा कैपिटल पे। आज हमारा जो उपन्यास है वो शेखर एक जीवनी है। आप सभी को पता है कि इस उपन्यास से अभी तक बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो क्यों ना आज हम भी इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लें। देखो, भूमिका आपको पढ़ना है और पात्र परिचय देखना है, कुछ एक महत्वपूर्ण कथन देखने हैं। वैसे तो इस उपन्यास से तरह-तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं, मैं भी समझता हूँ, मगर आपको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहला उपन्यास ये इसके 2 भाग हैं, सब लोग जानते हैं। शेखर एक जीवनी, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन ने इस उपन्यास को लिखा है। बहुत अच्छा उपन्यास है, आप सभी लोग जानते हैं। शेखर और तो शेखर का कहीं न कहीं शेखर आज्ञे खुद कहते हैं कि इसमें मेरापन कुछ बहुत ज़्यादा है। तो उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं इस उपन्यास को और अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगेगा कहने का अर्थ है भूमिका सभी की पढ़नी है उपन्यास, ये तो मैं बार-बार आपको समझाता हूँ, ठीक है? देखो, इसके 2 भाग हुए। एक पहले भाग का नाम है उत्थान, दूसरे का नाम है पतन, ठीक है? उत्थान और पतन। उत्थान देखो, इसका समय जो है ना 1941 से 40, मैंने दोनों समय दे रखे हैं। क्या पता कभी-कभी 41 पूछ लेता है, कभी-कभी 40, कहीं-कहीं किताब में 41 मिलता है, किसी-किसी में 40 मिलता है। और दूसरा जो भाग है उसका समय है 44, ठीक है? याद रखना इसमें जो कुछ ये बाँटा गया है, तो सबसे पहला नाम है प्रवेश के नाम से बाँटा गया है और पहला जो खंड है वो ऊषा और ईश्वर है, द्वितीय खंड बीज और अंकुर है और तृतीय खंड प्रकृति पुरुष है और चतुर्थ है पुरुष और परिस्थिति। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। अब फिर है परिशिष्ट। परिशिष्ट में एक कलाकार की कहानी शेखर। प्रवेश में आपको मैं बता दूं फांसी से शुरू होती है। जो प्रवेश है जब पढ़ोगे तो कहानी फांसी से शुरू होती है, ठीक है? तो ऊषा और ईश्वर सबसे पहला खंड क्या है? ऊषा और ईश्वर। द्वितीय खंड है बीज और अंकुर और तृतीय है प्रकृति पुरुष और परिस्थिति। तो आपको याद रखना है, देखा जाए तो अगर बनाएं तो हम ऊब ऐसे बना लो, ऊब ऊब प्रकृति पुरुष, याद रखना, ऊब प्रकृति पुरुष, ठीक है? इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये खूब पूछा जाता है, क्रम लगाने के लिए आता है। चलो, परिशिष्ट में देखो क्या है, एक कलाकार की कहानी जो शेखर है, एक कलाकार की कहानी इम्पॉर्टेंट है, एक कलाकार की कहानी शेखर, ये परिशिष्ट में। तो ये आपको याद रखना है। प्रवेश और पहला खंड है ऊषा और ईश्वर, द्वितीय है बीज और अंकुर, तृतीय है प्रकृति पुरुष, चतुर्थ खंड है पुरुष और परिस्थिति, परिशिष्ट है एक कलाकार की कहानी और शेखर। देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, इस किताब के जो ये उपन्यास है इसके पीछे बैक साइड पर एक कथन है कुंवर नारायण का, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आज्ञे की कृतियों में, कहते हैं कि आज्ञे की कृतियों में शेखर एक जीवनी का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह कृति न केवल आज्ञे को एक प्रमुख उपन्यासकार के रूप में स्थापित करती है, बल्कि आत्मकथात्मक शैली और मनोविश्लेषणात्मक पद्धति, दो ऐसी प्रवृत्तियां सामने लाती हैं जो हिंदी में नई थी। पिछले उपन्यासों में शेखर इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें व्यक्ति को भी उतनी ही बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, कि व्यक्ति को भी उतनी ही बड़ी विचारणीय समस्या माना गया है जितना प्रेमचंद युग में समाज को। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कुंवर नारायण का कथन है। कुंवर नारायण, भूमिका देखते हैं, भूमिका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग कथन पढ़ने वाले हैं भूमिका, कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, बहुत अच्छा, ये बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष, याद रखना कितने वर्षों का, 10 वर्ष, 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी अभी भी तो पूरी नहीं हुई है। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का
प्रयत्न है। सभी को पता है कि इन्होंने एक रात में इसकी कहानी सोची थी जेल में बैठ के। आप इसे सीखी समझ सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला, नहीं। आप मेरे एक शब्द को फिर से ध्यान पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है, बता रहे हैं। कहते हैं आगे कि संभव है आप जानना चाहें वह रात कैसी थी, किंतु निजी बातों का वर्णन साक्य नहीं होता है, ना उसका आपके लिए कोई प्रयोजन ही है। आपके लिए तो उसका यही वर्णन और यही महत्व हो सकता है कि उसमें मैंने यह विजन देखा था। वह रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई, इसके संबंध में इतना बता सकता हूँ कि जब आधी रात को डाकुओं की तरह कर पुलिस मुझे बंदी बना ले गई और उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत फिर कहा सुनी और फिर थोड़ी सी मारपीट भी हो गई, तब मुझे ऐसा दिखने लगा कि मेरे जीवन की इत शीघ्र होने वाली है। इत मतलब समाप्ति। फांसी का पात्र मैं अपने को नहीं समझता था, ना अब समझता हूँ, लेकिन उस समय की परिस्थिति और अपनी मना स्थिति के कारण मुझे असंभव नहीं लगा, बल्कि मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि यही भवितव्य मेरे सामने है। ऊपर मैंने कहा कि मेरे घोर यातना व्यक्ति को दृष्टा बना देती है। यहाँ यह भी कहें कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर दृष्टा होने के लिए तैयार करती है। मेरी स्थिति मानो भाव अनुभवों के घेरे में बाहर निकलकर एक समस्या रूप में मेरे सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है तो उस जीवन का मूल क्या है, अर्थ क्या है, सिद्धि क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए? इस जिज्ञासा की अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा। एक निजी और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्यकारण परंपरा के सूत्र सुलझ कर हाथ में आने लगे। आगे देखते हैं क्या कहते हैं आगे जी। देखो, भूमिका तो पढ़नी पड़ेगी। पाँव फटने तक सारा चित्र बदल गया। सुबह सुबह अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसे झर गई थी, धूल हो गई थी। थक कर किंतु शांति पाकर मैं सो गया और 2-3 दिन तक सोया रहा। देखो, यही उस रात के बारे में कह सकता हूँ कि उसके बाद महीना भर तक कुछ नहीं हुआ। 1 मास बाद जब मैं लाहौर, याद रखना कहाँ, लाहौर, 1 महीना भर तक कुछ नहीं हुआ। 1 मास बाद जब मैं लाहौर किले से अमृतसर जेल ले गया गया, याद रखना कहाँ से, लाहौर से अमृतसर जेल। तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिन में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। पेंसिल से लिखे हुए वे 300 पन्ने, कितने, 300 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर दे देने में लगाए हैं। उसी को शरीर देने के लिए, इसलिए कि वैसी तीव्रता केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती। वह जीवन में ही मिल जाए तो कल्पना से उसे संयत ही किया जा सकता है, पूर्वापर का जामा ही पहनाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है कि यदि आपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया होगा तो आप पाएंगे कि अथक कार्यशील इन प्राणियों में उनके सारे कृतित्व के नीचे छिपी हुई एक कठोर नियत रहती है। क्रांतिकारी अंतोतगत्वा, याद रखना ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एक प्रकार के नियतवादी होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, क्रांतिकारी अंतोतगत्वा एक प्रकार के नियतवादी होती हैं, लेकिन यह नियतवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें वह गीता के कर्मयोग से एक सीढ़ी आगे होता है, क्योंकि यह कर्ता को निरानिमित्त नहीं बना देता। यदि यूँ कहा जाए कि क्रांतिकारी का नियतवाद अटल निर्यात की स्वीकृति न होकर जीवन की विज्ञान संगत कार्यकारण परंपरा पर गहरा, यानी यद्यपि अस्पष्ट विश्वास होता है, तो शायद सच्चाई के निकट होगा।
मेरा ख्याल है कि आज के अधिकांश वैज्ञानिक भी कुछ इसी प्रकार के नियतवादी हैं। इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि तो शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नियत के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसे पहचान लेना ही जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, अतएव प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है। यह भी एक मार्ग है, लेकिन इस तर्क परंपरा को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, उसके लिए जीवन को सह बनाने का दूसरा उपाय यही हो सकता है कि इसीलिए आप पाएंगे कि जीवनी के पहले भाग में शेखर शेखर अपने बाल्यकाल की छोटी छोटी घटनाओं की भी जांच कर रहा है। बाल्यकाल का अध्ययन स्वयं अपना महत्व रखता है और विदेशियों को कई कलाकारों ने बाल्यमन का अध्ययन और चित्रण किया है, लेकिन जीवनी में यह अध्ययन साध्य नहीं है। वह केवल उन सूत्रों को खोजने का साधन है जो होते हैं प्रत्येक जीवन में, किंतु जिन्हें देखने की शक्ति सदा नहीं होती। वह तो तब मिलती है जब किसी घटना की चोट से जीवन दीप्त हो उठता है, या तब जब यातनाओं की तीव्रता से व्यक्ति ही सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है। आगे कहते हैं कि अपनी रचना के बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन शेखर का और अपना संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता और इसी में उसकी दीनता है। महानता इसलिए कि उसकी जिज्ञासा में लगन है, निष्ठा है। दीनता इसलिए कि इस तीव्रता के कारण ही वह कई जगह सच्चा शोधक न रहकर केवल हेतुवादी रह जाता है और उसका हेतुवाद करुण और दयनीय जान पड़ने लगता है। पॉइंट याद रखना है। तो संक्षेप में यही शेखर एक जीवनी की बुनियाद की कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विजन नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है। विजन ही और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूँ दर्शन। इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, 3 भाग में इन्होंने भूमिका लिखी है, पहले 1 2 3 करके। ये पहला था, अब दूसरे में देखते हैं क्या है। भूमिका सबकी सभी उपन्यासों की आपको पढ़ना है, क्योंकि भूमिका से क्वेश्चन बनते जरूर हैं। कहते हैं आगे कि क्या यह जीवन आत्म जीवनी है? यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, यानी खुद के बारे में है, बल्कि शायद पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि पाठक पूर्व धारणा बनाकर चलेगा। हिंदी में जहाँ प्रत्येक कवि अपनी स्त्री को लक्ष्य करके लिखता है, जहाँ वियोग की कविता इतने भर से प्रमाणित मान ली जाती है कि उसे अमक जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा है, वहाँ यह आशा करना व्यर्थ है कि शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति की अपनी मुँह कही हुई जीवनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक व्यक्ति की अपने मुँह कही हुई जीवनी है, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। मुझे याद है 3 वर्ष पहले जब मेरी एक कविता, ये देखो पूछी जा चुकी है, कि 3 वर्ष पहले जब मेरी एक कविता द्वितीया में छपी थी, याद रखना द्वितीया पत्रिका, तब उसके कई एक पाठकों ने मुझे संवेदना के पत्र लिखे थे और एक ने यहाँ तक लिखा था कि मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, क्योंकि स्वयं उसी परिस्थिति में होने के कारण मैं आपकी अवस्था बखूबी समझ सकता हूँ। पत्र के संपादक ने भी यद्यपि कुछ मजाक में मुझे पूछा था कि आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं है। समझ रहे हो कि आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं है, दूसरी पत्नी से यह झगड़ा कैसा? ऐसे व्यक्तियों को यदि प्रमाण मिल जाए कि मैंने बिना एक भी विवाह हुए दूसरे विवाह की बात लिख दी है, तो वे समझेंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है, या कहते खेद होता है कि किंतु बात सच है कि आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है कि आत्मघटित यानी आत्मा अनुभूति नहीं, क्योंकि अनुभूति बिना घटित के भी हो सकती है।
का वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। यह बात हिंदी के कम लेखक समझते हैं या मानते हैं कि कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य के सहारे दूसरे के घटित में प्रवेश कर सकना और वैसा करते समय आत्मघटित की पूर्व धारणाओं और संस्कारों को स्थगित कर सकना ऑब्जेक्टिव हो सकना ही लेखक की शक्ति का प्रमाण है। इसके विपरीत लेखकों में ऐसे अनेक मिल जाएंगे जो ऐसी अनुभूति, मैं फिर कहता हूँ कि आत्मघटित ही आत्मानुभूति नहीं होता है, पर घटित भी आत्मानुभूति हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यदि हम में सामर्थ्य है कि हम उसके प्रति खुले रह सकें, को परकी सेकंड हैंड अतएव घटिया और असत्य कहेंगे, ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टी.एस. एलियट, इनके मित्र भी थे। टी.एस. एलियट की उस उक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा जो वास्तव में उसका एकमात्र उत्तर है। ये टी.एस. एलियट का है हिंदी इंग्लिश में कि भोगने वाला, यहाँ से कि भोगने वाला प्राणी और सृजन करने वाला कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी यह अंतर होता है। ये कथन किसका है आपसे पूछा जाएगा तो आपको तुरंत जवाब देना है कि ये कथन टी.एस. एलियट का है। किसका है भैया? टी.एस. एलियट का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह एक लंबा विषयांतर हो गया है और मुझे मानना पड़ेगा कि एलियट के कथानुसार मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो सका हूँ। शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो न्यूनाधिक मात्रा में एक संश्लिष्ट चरित्र नहीं है, तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है, और यह अभिसिंचन ऐसा है कि उससे यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि अंतोतगत्वा, याद रखना, अंतोतगत्वा भी सभी गल्प साहित्य आत्मकथा मूलक है। अपने ही जीवन का चित्रण नहीं तो प्रक्षेपण है, अपने स्यात की कहानी है। शेखर में मेरा, बहुत अच्छा ये कथन है, शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। एलियट का आदर्श जिसकी महानता मैं मानता हूँ, याद रखना एलियट को मानते थे, मुझसे नहीं निभ सका। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, दस्तावेज है। यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। इतना और ऐसा निजी व नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी की निजी भूत कहकर उड़ा सकें। मेरा आग्रह है कि उसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है कि वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। लेकिन इतना सब होते हुए भी मैं जानता हूँ कि यदि इस उपन्यास का सूत्रपात दूसरी परिस्थिति में और दूसरे ढंग से और शायद दूसरे अधिक समर्थ हाथों से हुआ होता तो इस भूमिका की आवश्यकता न रहती, और न ही इसकी संपूर्ण उपेक्षा करते हुए पाठक के यह कहने की गुंजाइश रहती कि शेखर में घटनाओं की तो बात ही क्या, स्थान भी लेखक के देशाटन के परिचर्या से मेल खाते हैं। यद्यपि यह कहने के लिए लेखक को मेरे संबंध में विशेष रूप से जानकार होना पड़ता है। इस अंतिम साम्य के बारे में एक बात कह दूं कि शिशु मानस के चित्रण की सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ के खंडों में घटना स्थल अपने ही जीवन से चुने हैं। फिर क्रमशः बढ़ते हुए शेखर का जीवन और अनुभूति क्षेत्र में जीवन और अनुभूति क्षेत्र से अलग चला गया है। यहाँ तक कि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रगति का दर्शक और इतिहासकार हूँ। उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का भी वश नहीं रहा। एक पात्र के सृष्टा के लिए कहना उचित है या नहीं, पात्र सचमुच ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है या नहीं, लेखक के हाथों की कठपुतली न रहकर स्वयं लेखक को बाध्य कर सकता है या नहीं, ऐसे गूढ़ प्रश्नों में जिनकी रुचि हो वे पिरांडलियों की साक्षी ले सकते हैं। ये आपको कथनों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। मैं पढ़ देता हूँ आपको, ठीक है। तीसरे में भूमिका में देखो क्या कह रहे हैं। तीसरी भूमिका में, ये न्यायिक भूमिका एक ही है पर 3 भागों में है। कहते हैं जीवनी का सूत्रपात कैसे हुआ, उसे पाठक किस रोशनी में देखे, इसके बारे में मुझे जो निवेदन करना था वह मैं कर चुका, लेकिन शायद इसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है, क्योंकि पाठक
के सामने इस भूमिका के साथ जीवनी का एक भाग ही पहुँचेगा, 2 बाकी रह जाएंगे। देखो ये 3 भाग में लिखना चाहते थे, मगर खैर 2 ही लिखे, हम लोगों को बख्श दिया पढ़ने से। शेखर एक जीवनी 3 भागों में व्यक्त है। 3 भाग एक ही कथा सूत्र में गुथे होकर भी अलग अलग भी प्रायः संपूर्ण है। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। ऐसा ना भी होता तब उन्हें अलग अलग छापा जा सकता है। ऐसा होने पर तो विशेष सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जो एक भाग पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना नहीं चाहेंगे, उनको यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अधूरी कहानी पर वक्त बर्बाद किया। ये एक को ही पूरा उपन्यास मान सकते हैं और उसी पर अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। मैं पक्षपात की शिकायत नहीं करूंगा, इम्पोर्टेंट है। किंतु आगे कहते हैं कि किंतु जो पाठक पहला भाग पढ़ते हुए जानना चाहते हैं कि शेष भाग ये क्यों पढ़ें, बात भी सही है। उनके बारे में कैसी पूर्वधारणा बनाकर चलें, उनके लिए कुछ निवेदन करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। अतः उन पाठकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभिप्राय कि यदि उतना दम्भ कर सकूँ तो कहूँ कि संदेश की दृष्टि से शेखर के 3 भागों में एक एकांतता है। कालीन के रंग बिरंगे बाने को जैसे मोटे और सख्त बटे हुए सूत का एक रंगा ताना धारणा करता है और सहता है, उसी तरह जीवन के 3 भागों की रंगीन गाथा में मेरे अभिप्रेत मेरे कथ्य का एक तंतु है, जो एक है, अविभाज्य है। मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। जीवनी को गढ़ते हुए मैंने कथा वस्तु गढ़ने का यत्न किया है। इसलिए वे चाहे कैसी भी हो, उसे लेकर मैं पाठक के आगे प्रार्थी के रूप में तो आ सकता नहीं, पर इतना कहूँगा कि यदि आप निर्णेता नहीं होने का हौसला करते हैं तो पहले पूरा पढ़ने की उदारता भी दिखाइए। आगे बात करते हैं कि शेखर से आपका साक्षात करा देने के बाद अब मैं अलग हट जाता हूँ। अब आप इससे स्वयं परिचय प्राप्त करें। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। यह अच्छा संगी नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चलकर आपके उसके प्रतिभाव कठोर नहीं होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आगे बात करते हैं तो कहते हैं कि और कौन जाने आज के युग में जब हम आप सभी संश्लिष्ट चरित्र हैं, तब आप पाएं कि आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो बड़ा नहीं है, अच्छा भी नहीं है, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार है। ये आगे की भूमिका थी। या फिर एक द्वितीय भूमिका आती है, उसका भी थोड़ा सा पाठ है, देख लें। कहते हैं कि यह संस्करण प्रथम संस्करण की पुनरावृत्ति ही है, बहुत इम्पोर्टेंट, किंतु जहाँ तहाँ कुछ संशोधन किया गया है। अंग्रेजी उद्धरणों के या वाक्यों के अनुवाद भी दिए हैं। प्रथम संस्करण में अनुवाद नहीं दिए गए थे। विज्ञानों ने राय दी थी कि छोटे छोटे पद्यांशों को गद्यानुवाद करने से उनका चमत्कार नष्ट हो जाएगा, किंतु हिंदी के पाठक और आलोचक का अपने अधिकार पर आग्रह है। प्राण रहे ना रहे, देह उसे चाहिए। जो अनुवाद दिए गए हैं, दोनों भाषाएं जानने वाले को वे रद्दी और अनर्थ कर जान पड़े तो उनसे प्रार्थना है मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि वे कम से कम देवनागरी हिंदी तो है। फिर जो आत्मा तक पहुंच सकते हैं, उन्हें रूप सज्जा पर आग्रह नहीं करना चाहिए, ये वो मूल पढ़ सकते हैं। ये कथन है। देखो, मैंने एक पेज लिया है मात्र कि उपन्यास प्रवेश से शुरू होता है, और प्रवेश में फांसी से सबसे पहले शुरू होता है। बहुत पॉइंट इम्पोर्टेंट है। फांसी कि जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियाँ
हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं और असमर्थ हैं उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में। ऐसी भोली हृदयहीनता फांसी है। ये आपको ध्यान में रखना है। पहला उपन्यास पढ़ना था, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब देखो थोड़ा कुछ विशेष बातें यहाँ से। आज्ञे द्वारा लिखा गया उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 सन 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह भी याद रखना। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं आज्ञे की जीवनी मानते हैं। आज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते विद्वान इसे स्वयं आज्ञे की जीवनी मानते हैं। आज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं कि इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है, साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्वों जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से भी टकराता है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है, परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति के, याद रखना, स्वयं की खोज का प्रतीक है। याद रखना, शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास 4 खंडों में, सब लोग अभी पढ़ चुके हैं। इसका कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन है। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को पूर्व दीप्त शैली में, फ्लैशबैक शैली में भी लिखा गया है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा नाम से भी जाना जाता है। सभी लोग इस बात को याद रखेंगे कि प्रकाशमान पुच्छल तारा किस उपन्यास को कहा जाता है? शेखर एक जीवनी को। देखो पात्र देखते हैं। सबसे पहले इसमें शेखर है। शेखर एक पात्र है जो कि नायक है, बंधन मुक्त रहना चाहता है। इसके माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहंकार और भय का चित्रण किया गया है। एक पात्र हरिदत्त है जो शेखर के पिता, जो कि अनुशासन प्रिय थे। स्त्री पात्र में देखा जाए तो सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट, शेखर की बहन जो उसकी प्रेरक मूर्ति और गुरु भी है। शारदा मद्रासी परिवार की लड़की है जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहता है। यह स्वभाव से चंचल तथा स्पष्टवादी है। शशि, बहुत इंपॉर्टेंट, उपन्यास की नायिका तथा शेखर की मौसेरी बहन जिसके प्रति शेखर आकर्षित है। शांति 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की है। गौड़ पात्र भी हैं। देखो शेखर की माँ है मणिका है, कुमार, प्रतिभा, ईश्वर दत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त और चंद्र। ये इंपॉर्टेंट है इतने। कुमार, प्रतिभा, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त और चंद्र। कुछ विशेष बातें और भी देख लेते हैं। यह उपन्यास फ्लैशबैक अर्थात पूर्व दीप्त शैली में लिखा गया है। उपन्यास में आज्ञे ने उस समय की राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति की विचारधारा को व्यक्त किया है। इस उपन्यास पर रोमा, याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रोमा रोला के ज्या क्रिस्टा का प्रभाव है। हिंदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग इसमें मिलता है। ठीक है। ये उपन्यास की कथा सार है। इसमें घटना तो सब लोग जानते ही हैं, क्या ही पढ़ा था। ठीक है, घटना पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में वह दृष्टा हो सकता है। सभी लोग तो पढ़ चुके हैं इसमें। ये भूमिका से ही कथन है। बड़ा होकर शेखर उसने कहा करता था कि देखिए, मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी तब पक्षपात लेकर चलता ही है। याद रखना, ये कथन किसका है? शेखर का पिता से है। जीवन वैचित्र का दूसरा नाम है।
जीवन वैचित्र का दूसरा नाम है। जिनके जीवन एकरूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं, उनके जीवन में भी इतनी घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति, बहुत अच्छा कथन है ये, बहुत अच्छा कथन है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी ना रहे, लेकिन तब जब हर एक को लिखना आता हो। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मानव के समष्टिगत जीवन का भी इतना अंश है कि समष्टि उसे समझ सके और उसमें अपने जीवन की एक झलक पा सके। मेरे जीवन में भी व्यक्ति और टाइप का वह अविश्लेष्य घोल है जिसके बिना कला नहीं है और जिसके बिना फलता उपन्यास नहीं है। मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब उसे वैसा देना है जैसे देकर वह फिर मुझे मिलेगा नहीं, बिल्कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यह अब शेखर नहीं है, यह मैं हूँ, कलाकार बनने का इच्छुक कवियसा प्रार्थी। शेखर समाप्त हो गया है, अब वह बचा है जो मैं हूँ, जो फांसी चढ़ेगा। इसमें के आगे कुछ कथन है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये वाले कथन। एक कथन आपको याद रखना है कि आप अंधकार दूर करना चाहें तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दे, या नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारापन मिटा दे। ये कथन किसका है भाई? ये शेखर का है, राघवन से। अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से लठैती करना। ये कथन किसका है भाई? शेखर का, सदाशिव से है। संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का शाप है। उसने कई बार देखा था, आप राष्ट्र के नाम पर लोगों को बुलाइए, कोई नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्रीय झंडा लेकर चलिए तो बहुत लोग नीचे आ खड़े होंगे और अपने कोट के कॉलर में तिरंगा बिल्ला भी लगा देंगे। हमारे आदर्श डर की भीत पर कायम है। भीत मतलब दीवार। हमारे विशाल भावनाओं की नींव खोखली है, और जैसे कि शास्त्र भी कहते हैं, हमारे देवताओं के पैर भूमि पर नहीं टिकते। समाज की सड़ती हड्डियों को भड़कीले लाल रेशम में लपेटकर हम कहते हैं, देखो हमारा युवक समुदाय। सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है, या उसे समुद्र ने सिखा दिया था। उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने, सौंदर्य वही है जहाँ संग्राम है, और उसे वही देख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। तो ये कुछ देखो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देखनी है। मैंने कहा है बार बार कि बहुत गहराई में उपन्यास ना पढ़ो। क्यों ना पढ़ो? पूछता तो गहराई से है, मैं ये भी मानता हूँ आप लोगों की बात, मगर आपको अदर यूनिटों पे अच्छी पकड़ बनानी है। ठीक है, तो मात्र पात्र परिचय, भूमिका वगैरह देख लो, ज़्यादा इन पे मत पढ़ो। बाकी और बहुत यूनिट उन पे कवर करो। ठीक है, चलो, धन्यवाद।